तो पहले हम क्या पढ़ते थे? पहले हम पढ़ते थे इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ा गई, इसको ठीक कर देते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ते थे? इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। जब हम इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज अभी तक पढ़ रहे थे तो हम क्या बोलते थे कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया तो हम क्या बोलते थे कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। लेकिन अब क्योंकि हम रोटेशनल मोशन भी पढ़ चुके हैं तो अब हम इक्विलिब्रियम को भी दो तरह से डिफाइन करेंगे। एक तो होगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम यानी कि कोई ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है और उससे लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। या तुम बोल सकते हो कि कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। देखो, दोनों बातों का एक ही मतलब है कि P इक्वल टू क्या है? mv। अगर हम dp ओवर dt निकालते हैं यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो क्या होता है? mdv ओवर dt। और dv ओवर dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वो होता है एक्सेलरेशन। तो अगर कोई फोर्स एक्ट नहीं किया, dp ओवर dt जीरो हो गया, इसका मतलब हो गया कि ma जीरो हो गया, और ma जीरो होने का मतलब है कि एक्सेलरेशन जीरो हो गया। तो सारी बातें एक ही हैं, बस उनको घुमा फिरा के बोला जाता है, अलग अलग तरीके से बोला जाता है, बट मीनिंग सबका सेम है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जीरो है, या फिर कह सकते हैं कि लीनियर एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, अब उसी तरह से हो जाएगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम, यानी कि कोई टॉर्क अगर एक्ट नहीं करे सिस्टम के ऊपर, नो नेट टॉर्क is acting on the system, then what happens? Angular momentum remains conserved, dl over dt is zero, यानी कि no net change in angular momentum। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि अगर कोई टॉर्क एक्ट नहीं किया तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर होता है फोर्स की जगह टॉर्क, लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम, एक्सेलरेशन की जगह, वैसे यहाँ पर होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा, यानी कोई एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा। जितने एंगुलर स्पीड से ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है उतने ही एंगुलर स्पीड से और उसी डायरेक्शन में रोटेट करता रहेगा। जैसे हम लोग फोर्स के केस में बोलते थे कि कोई ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में और जिस स्पीड से चल रहा है वो उसी डायरेक्शन में और उसी स्पीड से चलता रहेगा, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते थे। सिमिलर चीज यहाँ पर भी है कि अगर टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और यू कैन से कि एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो का मतलब एंगुलर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है और जिस स्पीड से रोटेट हो रहा है, जिस एंगुलर स्पीड से रोटेट हो रहा है, उसी एंगुलर स्पीड से रोटेट होता रहेगा। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं अपने घरों में। फैन को अगर हम स्विच ऑन करें तो बिगिनिंग में फैन की एंगुलर स्पीड कम होती है। क्यों? क्योंकि वो रेस्ट में था, कोई रोटेशनल मोशन नहीं कर रहा था। बट हमने स्विच ऑन किया तो शुरू में वो रोटेशनल मोशन उसमें स्टार्ट हुआ, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन आया। तो एंगुलर एक्सेलरेशन आने से क्या होता है? अपने स्टेट ऑफ मोशन को अपोज करना चाहता है। जैसे लॉ ऑफ इनर्शिया था कि अगर भाई रेस्ट में तो रेस्ट में रहने दो, हमको डिस्टर्ब मत करो, और अगर हम चल रहे हैं तो हमको चलने दो, डिस्टर्ब मत करो। वही चीज यहाँ भी है, बस वहां जो बोला गया था वो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए था, और यहाँ जो बोला जा रहा है वो रोटेशनल मोशन के लिए है। तो फैन तुम्हारा रेस्ट में था, उसको रोटेशनल मोशन नहीं करना था, बट तुमने स्विच ऑन किया, उस पर टॉर्क लगा तो वो रोटेट होना स्टार्ट हुआ। तो इसीलिए शुरू में रोटेट धीरे धीरे होता है, बाद में एंगुलर स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, और अगर स्विच ऑफ कर दो तो फैन पहले से रोटेट हो रहा है, तो वो रोटेट हो रहा है तो वो रुकना नहीं चाहता, इसीलिए स्विच ऑफ करने के बाद भी रोटेट होते रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि
इनर्शिया है, उसमें रोटेशनल मोशन के लिए इनर्शिया है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर होता है वेलोसिटी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या हुआ कि नो चेंज इन वेलोसिटी, मतलब dv/dt 0 होगा। वैसे ही यहाँ पर क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी d⍵/dt ये 0 होता है, यानी कि नो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो ऐसे ही और भी सिमिलरिटीज हैं रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन के बीच में, जिनको जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा हमारा डिस्कशन उसमें आते जाएगा। और यहाँ एक चीज बता देते हैं कि जैसे फोर्स में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या बोलते थे, अगर किसी सिस्टम पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं F1 F2 F3 F4 ऐसे लग रहे हैं, तो उनका नेट यानी कि रिजल्टेंट, नेट फोर्स कैसे लिखते हैं, सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर एंड सो ऑन, n नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं Fn वेक्टर। उसी तरह से टॉर्क अगर हम निकालेंगे नेट टॉर्क, तो यहाँ पर क्या होगा सारे टॉर्क वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर थोड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि टॉर्क या तो क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज। भाई रोटेशन दो ही तरह से पॉसिबल होता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये जो इतने सारे टॉर्क वेक्टर्स हैं इनमें से कुछ क्लॉकवाइज होंगे, कुछ एंटी क्लॉकवाइज होंगे। तो मैथमेटिक्स में और साइंस में क्या किया जाता है कि जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होता है ट्रेडिशनली हम उसे पॉजिटिव ले लेते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है, बट ट्रेडिशन ऐसा चला आ रहा है तो हम उसे फॉलो कर लेते हैं। और इसके पीछे भी एक पुराना ट्रेडिशन है। वो पुराना ट्रेडिशन क्या था कि जब हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये मान लो हमारे एक्सिस थे, और अगर हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं तो इस तरफ जब जाते हैं यानी एंटी क्लॉकवाइज जब जाते हैं तो पॉजिटिव एंगल लिया जाता है, और जब हम इस तरफ जाते हैं क्लॉकवाइज जब जाते हैं तो नेगेटिव एंगल लिया जाता है। तो सिमिलर चीज यहाँ पर भी हमने ट्रेडिशन को यूज कर लिया कि अगर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है तो उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, और अगर क्लॉकवाइज टॉर्क है, ठीक है, अगर ऐसे जा रहा है इस तरफ जा रहा है क्लॉकवाइज टॉर्क अगर जा रहा है तो उसको नेगेटिव ले लिया जाता है। तो फिर से हम इस बात पर आ जाते हैं कि ये जो हमारे टॉर्क वेक्टर्स थे τ1 τ2 τ3 τn, इनमें से कुछ तो होंगे क्लॉकवाइज और कुछ होंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो अल्टीमेटली जब हम इनका सम करेंगे तो हमें दो चीजें मिलेंगी, एक तो क्लॉकवाइज टॉर्क मिलेगा और एक हमें मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। समझ में आई बात। और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी बार बार डिस्कस हो ही चुका है कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए तो फोर्स 0 होना चाहिए। ठीक है, फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, एफ नेट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, टाउ नेट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम टाउ नेट को इक्वल टू 0 करते हैं उसका मतलब क्या होगा कि टाउ क्लॉकवाइज मस्ट बी इक्वल टू माइनस टाउ एंटी क्लॉकवाइज, तभी तो इनका सम करोगे यानी वेक्टर सम करोगे तो 0 आएगा। यानी क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल होना चाहिए, अपोजिट तो होगा ही, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब हम तुम्हें इसके लिए एक एक्टिविटी सजेस्ट करते हैं, एक थॉट एक्सपेरिमेंट, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में। फिलहाल तुम उसके बारे में सोचो, किसके बारे में, जो हम सब्जी लेने जाते हैं, दुकान पर सब्जी लेने जाते हैं, और आजकल तो डिजिटल बैलेंस भी यूज होता है, डिजिटल बैलेंस में सब्जी वाले वजन करके देते हैं। लेकिन कोई कोई सब्जी वाले जो हाट में बेचते हैं उनके पास डिजिटल बैलेंस नहीं होता है, वो ऐसे एक रॉड वाला बैलेंस यूज करते हैं। तो रॉड वाले बैलेंस में तुम देखना कि क्या ये वाली चीज एप्लीकेबल है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क वाली, क्या वो वाकई में 1 किलो के वेट के बदले तुम्हें 1 किलो सब्जी देते हैं, क्योंकि जो 1 किलो बोला है ना तुमने वो मास बोला है। ठीक है, और अगर उसको वेट में कन्वर्ट करें तो मास को हम जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेट आ जाता है। तो जब हम किलो की बात करते हैं तो हम वेट के बारे में सोचते हैं कि 1 किलो वेट रखा और उसके बदले 1 किलो हमें सब्जी दी। ठीक है, लेकिन जो बैलेंस है, जो लीवर वाला बैलेंस है यानी कि रॉड वाला, जरा ध्यान से सोचना, क्या वो वेट को बैलेंस करता है
या टॉर्क को बैलेंस करता है। जरा ध्यान से सोचना, हाट में सब्जी खरीदने जाना तो देखना वहां क्या हो रहा है, तुम्हें वेट के बदले सब्जी दी जा रही है या तुम्हारे साथ कोई चालाकी हो रही है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं, बाकी डिस्कशन आगे